India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम बड़े मामलों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, बता दें, जिसमें उन्होंने कहा है जस्टिस यूयू ललित, संजीव खन्ना और उन्होंने ये धारणा दूर करने का प्रयास किया है कि सुप्रीम कोर्ट केवल सीजीआई का कोर्ट है। सीजीआई गवई ने कहा कि हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे। हमने यह धारणा दूर करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट और केवल सीजीआई का कोर्ट है और यह संस्था पूरे देश के लिए काम करती है। सीजीआई गवई के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अन्य न्यायाधीशों ने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। यह बयान सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यायपालिका में पारदर्शिता और निष्पक्षता बहुत ही महत्वपूर्ण है और सीजीआई गवई के बयान से यह स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में काम कर रहा है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्यायपालिका की कार्यवाही में कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह न हो और सभी मामलों का निष्पक्ष रूप से निपटारा किया जाए। सीजीआई की भूमिका न्यायपालिका में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके बयान से यह स्पष्ट होता है कि वे न्यायपालिका की कार्यवाही में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीजीआई गवई के प्रयासों से सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की याचिका खारिज कर दी है, बता दें, जिसमें उन्होंने कहा बीसीसीआई से 10 करोड़ 65 लाख रुपए का जुर्माना भरने की मांग की थी। यह जुर्माना प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम या फेमा के उल्लंघन के लिए लगाया गया था। ललित मोदी ने बीसीसीआई से जुर्माना भरने की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि ललित मोदी सिविल रेमेडीज का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई को जुर्माना भरने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। बम्बई उच्च न्यायालय ने भी ललित मोदी की याचिका को निराधार और गलत बताया था और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। ईडी ने ललित मोदी के खिलाफ फेमा उल्लंघन की जांच की थी और 10 करोड़ 65 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलर, पासपोर्ट और वीजा सेवाओं के लिए तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की कीमतों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। यह याचिका एक भारतीय नागरिक द्वारा दायर की गई है जो ओमान में रहता है। याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि नई नीति के तहत कुछ सेवाओं की कीमतों में 1617% तक की वृद्धि हो सकती है, जो मनमानी और अवैध है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता को इस मामले में पक्षकार बनने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बोध गया के महाबोध महाविहार मंदिर के प्रबंधन को बौद्धों को सौंपने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। यह मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित है और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 एक्ट के तहत मंदिर का प्रबंधन एक समिति के हाथ में है, जिसमें 4 हिंदू और 4 बौद्ध सदस्य होते हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि मंदिर का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए और बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 में संशोधन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर पहले पटना हाई कोर्ट जाना चाहिए। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना उचित नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की छूट दे दी है। महाबोधि मंदिर के प्रबंधन को लेकर बौद्ध समुदाय लंबे समय से मांग कर रहा है कि मंदिर का प्रबंधन उनके हाथ में सौंपा जाए। उनका तर्क है कि यह मंदिर बौद्ध धर्म के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसका प्रबंधन बौद्ध समुदाय के हाथ में ही होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में केरल हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में पत्थर क्रशर इकाइयों के संचालन के मुद्दे पर विचार करे। यह मामला पत्थर क्रशर इकाइयों के संचालन से संबंधित है, जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में काम कर रही है। पत्थर क्रशर इकाइयों का संचालन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में किया जा रहा था, जिस पर विवाद था। केरल हाई कोर्ट का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मुद्दे पर विचार करे और उचित निर्णय ले। पर्यावरण संबंधी चिंताएं। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में पत्थर क्रशर इकाइयों के संचालन से पर्यावरण संबंधी चिंताएं जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल हाई कोर्ट को इस मुद्दे पर विचार करने और उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। यह निर्णय पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में पत्थर क्रशर इकाइयों के संचालन के मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में उद्योगों के संचालन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उद्योगों का संचालन पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जाए। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की प्रशंसा करने वाले अपने बयान के संबंध में दर्ज FIR को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। आजमी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई थी, जिन्हें बाद में मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया था। आजमी का बयान। अबू आजमी ने औरंगजेब को एक अच्छा प्रशासक बताया था और कहा था कि उसके शासनकाल में भारत की सीमाएं अफगानिस्तान और बर्मा तक पहुंच गई थीं। FIR। आजमी के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने और मानहानि के आरोप शामिल हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट। आजमी की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें वे FIR को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। निचली अदालत का फैसला। निचली अदालत ने आजमी को अग्रिम जमानत दे दी थी और याचिकाकर्ताओं को FIR दर्ज करने से पहले बयान की सामग्री को जाने बिना ही FIR दर्ज करने के लिए फटकार लगाई थी। आजमी का दावा है कि उनके बयान को संदर्भ से बाहर उद्धृत किया गया था और उनके राजनीतिक विरोधियों ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ऐसा किया था। उनका कहना है कि FIR में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के मूल तत्व नहीं हैं और यह राजनीतिक रूप से प्रेरित है।
केरल उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या CBFC से सवाल किया है कि सुरेश गोपी की फिल्म में बलात्कार पीड़िता का नाम जानकी क्यों नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि अगर फिल्म में अपराधी का नाम राम, कृष्ण या जानकी होता तो शायद समझ आता, लेकिन यहाँ तो नायिका न्याय के लिए लड़ रही है। फिल्म का नाम JSK जानकी वी स्टेट ऑफ केरल है, जिसमें सुरेश गोपी मुख्य भूमिका में हैं। CBFC ने फिल्म के टाइटल और किरदार के नाम जानकी पर आपत्ति जताई है, क्योंकि यह हिंदू देवी सीता को संदर्भित करता है। न्यायालय ने कहा कि कई फिल्में राम और सीता के नाम पर बनाई गई हैं, ऐसे में जानकी नाम पर आपत्ति क्यों है। न्यायालय ने CBFC की आपत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि फिल्म में जानकी एक नायिका है जो न्याय के लिए लड़ रही है, न कि अपराधी। ऐसे में नाम पर आपत्ति जताना समझ से परे है। अदालत ने यह भी कहा कि CBFC की आपत्ति से फिल्म के निर्माताओं को वित्तीय नुकसान हो सकता है। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक लॉ छात्रा के साथ बलात्कार की स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। यह मामला दक्षिण कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में हुई घटना से संबंधित है, जहां एक छात्रा के साथ कॉलेज के 2 सीनियर छात्रों और एक पूर्व छात्र ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। याचिकाओं में स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है, ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। याचिकाओं में कॉलेज कैंपस में सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की गई है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस मामले को RG कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई क्रूर बलात्कार और हत्या की घटना के मद्देनजर देखा जा रहा है। जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, जिसमें CBI जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि मामले की जांच CBI को सौंपी जाए और कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए। साथ ही पीड़िता को सुरक्षा और मुआवजा देने की भी मांग की गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आम जनता को अनाधिकृत ऑनलाइन डिस्टेंस एग्जीक्यूटिव LLM प्रोग्रामों के प्रति आगाह किया है और विश्वविद्यालयों से ऐसे कोर्सेज को बंद करने का आग्रह किया है। DCI ने स्पष्ट किया है कि केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित LLM कोर्सेज ही मान्य होंगे। DCI ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा है कि कई विश्वविद्यालय और संस्थान बिना मान्यता के ऑनलाइन डिस्टेंस एग्जीक्यूटिव LLM प्रोग्राम चला रहे हैं, जो अवैध है। ऐसे कोर्सेज करने वाले छात्रों को भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। DCI ने विश्वविद्यालयों और संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत ऐसे अनाधिकृत कोर्सेज को बंद करें और छात्रों को सही जानकारी प्रदान करें। DCI ने यह भी कहा कि वह ऐसे संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी जो बिना मान्यता के LLM कोर्सेज चला रहे हैं। DCI ने छात्रों को सलाह दी है कि वे LLM कोर्सेज में दाखिला लेने से पहले संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान की मान्यता की जांच करें। छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जिस कोर्स में दाखिला ले रहे हैं वह BCI द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.